चलिए हिंदी शुरू करते हैं गधान से, ठीक है। पूरा प्रेम से पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से। 91 से 98 तक गधान से। सैकड़ों साल से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। एकदम कहानी की तरह पढ़िएगा ना, जवाब देने में मजा आएगा। आगे कहता है कि आज यह जगह पाकिस्तान में है। ये जो सिंध जो है जहां पे ईंटों का ढेर था, वो आज वो क्या है, पाकिस्तान में है। वहां के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे पहले, यानी मरे हुए लोगों का टीला यहाँ पे होना चाहिए, छूटा हुआ है शायद कुछ भी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। लोगों ने इन ईंटों के से अपने घर बनाए और 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर ले गए। जल्द ही इन 400 साल पुरानी ईंटों पर 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ी दौड़ने लगी। आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 साल से ज्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई और किसी भी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। माने जितने भी शहर थे जब खुदाई हुआ तो देखा गया एक जैसा दिखाई दे रहा है। प्रमुख सड़कें सीधी बनी थी, उसमें जो सड़क था वो क्या था, एकदम सीधा था। सभी घरों के डिजाइन एक जैसे थे। समझ सकते हैं कि अगर उस इलाके में आप गए तो जाना है किसके घर, चल गए किसके घर, तो पता चलेगा अंदर से मूसरो चलेगा क्या, एक जैसे डिजाइन थे। अब बीच में खुला आंगन और उसके चारों ओर कमरे थे। देखिए बीच में खुला आंगन और चारों बगल कमरा प्रत्येक घरों में। शहर के एक सिरे पर एक चारदीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता था। मैंने शहर में एक चौराहा था, है ना, वहां पे एक राजा रहता था चारदीवारी घेर करके। इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते हैं। ये जो चारदीवारी जो था जिसमें राजा रहता था उसको क्या कहते थे, सिटाडेल। सभी घरों की ईंट एक साइज का बना हुआ था। ये भी देखिए मजेदार बात, 7 गुने माने लंबाई चौड़ाई ये सब दिया हुआ है, 7 गुने 14 गुने 28 सेंटीमीटर का। सभी शहरों की दीवारों की ईंटें एक साइज 10 गुने 20 गुने 40 सेंटीमीटर था। दीवार का जो साइज था मतलब 10 बाई 10 गुने 20 गुने 44 फीट सब ले दे करके, है ना। दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। एक दूसरे से क्या थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। यहाँ नलियों की जो नालियां होता है बढ़िया व्यवस्था थी। अब तो आप लोग को पता चला कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में दिया हुआ है और जो भी जानकारियां हम पढ़े हैं उसके अनुसार आपको जवाब देना है। अब फर्स्ट है कि सैकड़ों सालों में सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसे लोग क्या पुकारते थे, मोहनजोदड़ो, और उसी को कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो के ईंटों से किस, आंसर बी होगा, तो गलत दिया होगा कहीं, बी होगा। मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, कराची से लाहौर। अभी अभी पढ़े हम, पढ़े ना भाई, चलिए तो आपका उत्तर हो गया सी। मोहनजोदड़ो की ईंट कितनी पुरानी थी, 4000। बहुत बेटर, देखिए कितना अच्छा सही जा रहा है, इसी से आपका नंबर मिल जाएगा। पढ़ने का जो क्या ना आंसर मिलाने में आप गलती किए, यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। हाँ आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर सी होगा, 93 का सी। ठीक है, आप लोग भी मिला लीजिएगा, आंसर सी होगा 93 का, लेकिन इसमें दिया है, आप गलती करने में चेक करने में गलती किए हैं शायद। बुक में 93 का सी दिया हुआ। चलिए अगला, खुदाई में मिलने 2 सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य हुआ।
क्या आश्चर्य हुआ कि वह एक दूसरे से क्या थे, एक जैसे थे, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखते थे। जब जब खुदाई हुआ तो जो शहर मिला ना, जितना शहर, सारा शहर एक जैसा दिखाई देता था, है ना। आप जहां है सारा चीज एक जैसा। इतिहासकार सीटाडेल किसे कहते हैं? तो शहर के एक कोने पर बनी चार दीवारी को यही ना पढ़े हैं, जिसमें राजा रहता है। देखिए, पढ़ने का अगर तरीका चेंज हो जाएगा ना तो गधा पूरा मार के आइएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है दोनों नगरों से संबंधित? फर्स्ट बोला सभी ईंट एक समान का था, ठीक है। सभी शहरों की दीवारें ईंट एक समान था, ठीक है। सभी शहरों के घर एक जैसा संरचना था, ये भी ठीक है। सभी शहरों की नालियां की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नीचे ही लिखा हुआ है खूब अच्छा व्यवस्था था नाली का। ये बात गलत और हमसे गलत खोजवा रहा है, उत्तर डी पड़ गया। आगत शब्द बताना है। आगत मतलब ऐसा वर्ड जो विदेशी वर्ड हो। आगत वर्ड जो क्या हो, विदेशी वर्ड हो, अंग्रेजी वर्ड हो। इसमें बहुत सारा ऑप्शन गलत दिया है, दिया होगा कहीं 96 का सी दे रहा है, डी आंसर ना। तो डी इसमें है, आपके चेक करने में गलती की है, देख लीजिएगा आंसर। डी दिया है, हाँ डी दिया हुआ है, चेक करने में गलत दिया है। ओ गलत दिया हुआ है, आंसर में गलत दिया है, इस पर जो आंसर आ रहा है ना अच्छा गलत आ रहा अच्छा। हम आपको आंसर भेजेंगे, ठीक है। शायद आप हम ही से गलती हुआ होगा, आंसर दूसरा चल है, गया, बहुत गलत है। आंसर दूसरा चल गया। चलिए मिलाते चलिए हमसे। आगत शब्द बताइए। रेल लाइन, रेल लाइन क्या है? ओ आगत है। आंसर हम दूसरा दे दिए हैं, आप लोग घबराए नहीं। अगिलका का आंसर दे दिए इसमें, इसीलिए आप लोग फेंका गए। चार दीवारी में समास बताइए, तो जिसमें संख्या हो, कौन सा समास? ट्रिक, द्विगु समास। और जिसमें भाई बहन माता पिता द्वंद्व, तो ये द्विगु होगा। ये सही करिए, जो बताते चल रहे हैं उससे सही करिए। वो गलत आंसर चला गया था हमसे, कोई दिक्कत नहीं, सुधार कर लिए। और बताइए कितना सही आ रहा है। अब आते हैं गद्यांश, फिर से कुछ पढ़ने का तरीका फिर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को मजा आए। कोयल की कुहू कुहू, मयूरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियां, शरद ऋतु का निरभ गगन और वसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखरते हुए पुष्प और भंवरों की गुनगुन, सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। माने आप लोग देखिएगा, सब जब कवि जब लिखता है ना कोई चीज, सारा चीज का चर्चा करता है, ये सब जब देखिएगा तो मन को क्या कर देगा, पुलकित कर देगा। और परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। मतलब कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, फटाक से मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, चलो भाई। लेकिन वह सबसे बेटर घूमा होगा जो आंखों से देखा, क्या आंख में उसका फिट हो गया। अब सेल्फी लेकर के घरे बैठ कर 2 दिन देखिए, साल भर जैसे ही बीतेगा फिर डिलीट मारना शुरू। क्या तो क्या लिखा जा रहा है इसमें, प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। ये चीजों को नहीं देख रहे हैं हम लोग आजकल। हर तरफ दौड़, भाग दौड़, अर्थ लिप्सा, कार्य, व्याग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं। माने हर तरफ दौड़ भाग चल रहा है, जिनके कारण हम किसी खुले आसमान को, अपनी आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। माने इतना दौड़ भाग चल रहा है कि हम अपने आसमान में रात्रि में जा करके, जब चांदनी रात आए तो कौन जाता है देखने चांद को, कौन जाता है तारा को देखने भाई रात्रि में, सब चीज छोड़ के जाइएगा तो मोबाइल लेकर चलो कि सेल्फी हो जाए ना। तो ये सब क्या जा रहा है, आसमान में ताकने का समय नहीं निकाल पाते हैं। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है। तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम उठा नहीं पाते। प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम संसारिक में उलझे और पिकनिक का मजा लेते और अपना समय यूं ही गांव में गंवा बैठते।
तो आपको लग क्या रहा है कि हम लोग बहुत कुछ छोड़ रहे हैं और बहुत कुछ है हमारे पास जिसको हम लोग देखने का टाइम नहीं है, हर चीज है। एप्पल में जो आसमान की बात है, शायद आसमान में हम लोग को ताकत ही अरे हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे कि जब पूर्णिमा की रात हो या चांदनी रात हो, चाहे या खूब अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, टेबल छत पर लगाइए, कैंडल जलाइए और वहां पे बैठ के खाना खाइए, उसका मजा कुछ और है क्या। तो कैंडल लाइट डिनर करते हैं उसको ना। चलिए अब आप लोग जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। मशीन की ध्वनि। मशीन की ध्वनि, इससे क्या प्रसन्नता मिलेगा। आप लोग सुधार करिए, जो हम आंसर बता रहे हैं उससे सुधार करते। चलिए हम ही गलत भेज दिए थे। चलिए तो मशीन की ध्वनि प्रसन्नता नहीं देगा। आपके बगल में एक यहाँ चिकन फार्म है, वहाँ का रहता है चिकन इतना रुपये किलो, इतना रुपये किलो, वहीं पे स्कूल वहीं पे कोचिंग चलता है वहीं पे मास्टर साहब लिखा रहे हैं, वहीं पे चिकन 120 रुपये में 2 किलो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, है ना। तो मशीन के ध्वनि भाई अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध डैश के लिए है, क्या प्रसिद्ध है। तरह तरह के दृश्य जो है हमारे संसार में देखने के लिए मिलेगा, ये सही करिए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है, नेगेटिव पूछा। फर्स्ट धन कमाने की चाह, ये तो दूर जाएंगे। कार्य की जल्दी, ये भी दूर जाएगा। आपसी प्रतियोगिता, इसमें भी आगे भागता है आदमी। लेकिन संध्या समय अवकाश को निहारना, माने जब संध्या हो, जब सूर्य जब डूबने लगे उसको निहार करके देखिए, काफी अच्छा। निहार माने देखना, ठीक है। तो ये प्रकृति से दूर नहीं, ये जुड़ाव है। नेगेटिव पूछ रहा था, उत्तर आपका गया डी पर। अब अगला बताइएगा कि कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों में व्यस्तता और संकीर्ण आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय नहीं निकाल पाते। यह वाक्य का क्या भाव है। सी, बहुत बेटर। महानगरीय व्यस्तता और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद नहीं लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। बहुत अच्छा बताया, सही सीख गया। अगला, प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। देखिए शरद ऋतु तो ठीक है, बिखरते पुष्प माने खिलते पुष्प, खुला आसमान ठीक है। कलपुर्जे जो होता है ना मशीन का, ये नहीं है, ये अलग चीज है। भाग दौड़ में समास बताइए। द्विगु, आज इसमें संख्या है चौराहा, इस प्रकार का आता है। तो दो द्विगु नहीं, सॉरी, भाग दौड़ में द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन, द्वंद्व समास। सी। प्रदर्शन में उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो प्रदर्शन में पहले क्या लगा हुआ है वर्ड प्र, तो प्र हो गया आपका उत्तर। अब आइए पेडागोजी पर, सही कर लीजिएगा आप लोग। फिर से पूछेंगे कितना नंबर गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए 106 नंबर पर आते हैं। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, इसको बोलते हैं क्लैप, किससे संबंधित है। संज्ञान माने होता है जानकारी, अकादमिक माने किसी स्कूल जैसे कोई संस्था के द्वारा, किससे संबंधित है। सी माने है विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमी अधिगम, ये माने हैं। देखिए क्या होगा, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक भाषा। इसमें लिखा है क्या, अकादमिक। अकादमिक जो वर्ड है वह क्या है, औपचारिक में आता है, अनौपचारिक में नहीं आता। अकादमिक बोले तो आपका स्कूल, अकादमिक सब में दिया। हाँ एक चीज बता, नहीं हम ये बताना चाहते हैं, औपचारिक सब में दिया है। ओ, तो देखिए अकादमिक भाषा निपुणता, अकादमिक माने होता है मान लीजिए आपका स्कूल, तो स्कूल जो हो गया, स्कूल में क्या होगा, विषय से संबंधित भाषा होगा, इसलिए आपका उत्तर ए पर जा रहा है। लेकिन आप कहिएगा विषय में तो सब आ जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। लेकिन भाई बी में क्या बोला, अंग्रेजी बोल दिया स्पेशल, कोई भी स्पेशल नहीं सही जाता है। विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक, विवाद कौशल ही गलत है यहाँ, केवल यहाँ पे डी में दिया है केवल, तो विषय बोल दिए तो क्या सारा विषय, इसलिए उत्तर आपका ये पड़ गया 106 का ही पहले बोलना चाहिए। अगला 107, संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। संप्रेषण में सबसे कम, नेगेटिव पूछा नहीं, ए दिया।
सी में तो विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन ठीक है, लेकिन अध्यापक बोले तो टीचर, टीचर वाला ऑप्शन गलत होता है और हमारा उत्तर ए पर चला गया। नेगेटिव ए होगा, बाल केंद्रित तो पॉजिटिव जाता है, तो इसमें जाइए। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में? अच्छा हमको बताइए, प्रत्यक्ष विधि माने आप सामने बैठे हैं, हम सामने बैठे हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, माने जो सामने में, तो हम बोल रहे हैं उसको भी सुन रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आंसर आप बताइए। प्रत्यक्ष, फिर भी नहीं पकड़ाया। श्रवण माने मेरी बात सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष माने आप सामने में है तब ना सुन रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं हमको, ठीक है। उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। श्रवण भाषिक और श्रव दृश्य विधि माने आप सुन भी रहे हैं और आप हमको देख भी रहे हैं, इसलिए आपका होता है प्रत्यक्ष विधि माने प्रत्यक्ष माने सामने में। आप पकड़ाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने को की जरूरत है, तो लता किस कौशल का आकलन कर रहा है? बताए। श्रवण एवं वाचन, बाकी तो केवल है आपका। आपके सर श्रवण पठन क्यों नहीं? वाचन माने होता है बोलना, वाद बढ़ाना। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लिखा है संवाद, संवाद माने वाचन, ठीक है। हाँ वाचन। अगला प्रश्न। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिनाई स्तर का हिसाब लगा रही है और एक प्रश्न का कठिनाई स्तर 30 है। मैंने बोल दिया कि इसका कठिनाई स्तर 30 है 100 में मान लीजिए, तो नजमा को किस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? अगर कठिनाई स्तर 30 तक है तो 1 से शुरू करेंगे तो कितना ज्यादा हो गया? कठिनाई ज्यादा है ना, ज्यादा है, 30 तो बहुत हो गया। तो उत्तर कौन होगा? उत्तर इसमें फर्स्ट दिया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, नहीं इसको रखना नहीं है क्योंकि 30 ज्यादा है। इस प्रश्न पत्र को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए क्योंकि 1 to 5 का बच्चा है, ठीक है। हाँ इसको हटाना है। सी है कि यह प्रश्न पत्र परीक्षा प्रश्न पत्र के माध्यम के रूप में कठिन होगा, कठिन होगा, ये तो ये भी सही है, लेकिन सबसे बेटर है कि इस प्रश्न पत्र को ही हटा दीजिए जो कठिनाई स्तर इतना है। तो 110 का बी। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? अच्छा आप मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, क्या करते हैं? मौन अवधि है तो भाषा के साथ काम करते हैं। मौन है और आपसे कोई बातें करने आया तो आप इशारा में बातें करिएगा, क्या? तो इशारा में बातें करिएगा तो क्या होगा? भाषा के साथ काम करना। याद रखिएगा हमेशा जीवन भर कि मौन अवधि में भाषा के साथ काम करते हैं। हाँ कह देगा कि आप आज आपका मौन व्रत है, तो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे तो करना ही होगा, लेकिन बोलना नहीं होगा, तो भाषा के साथ काम। अगला। ELL विद्यार्थियों वे डैश शिक्षार्थी है जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का लाभ उठा पाते हैं, कौन सा होगा? तो दृश्यात्मक, ELL कभी भी कहे और दृश्यात्मक बोल रहा है तो दृश्यात्मक ही जाएगा, ठीक है। और एक और ट्रिक सीख लीजिए, जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात अगर ऑप्शन में कहे तो 98% सीटेड सही मानता है, और होता है, मानता नहीं होता है, 2% ही फेल होता है। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है बताएं। देखिए आप लोग गए होंगे किसी टीचर के पास, जैसे कि अंग्रेजी ग्रामर पढ़े होंगे, तो शुरू करेगा नाउन, तो नाउन लिखा करके उसका क्या लिखाएगा? परिभाषा, और तब उसका उदाहरण बताएगा। तो पहले परिभाषा बता करके जो पढ़ाया जाता है उसको व्याकरण कहते हैं। आप पहले परिभाषा बताते हैं निगनात्मक, ठीक है। तो कभी भी व्याकरण निगनात्मक होता है, माने परिभाषा से उदाहरण की ओर। हाँ हमेशा व्याकरण अनुवाद जो है वह निगनात्मक विधि है। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिस पर चित्र बने हुए हैं, वह वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुनकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र को मिलान करना है। जैसे कि हम बोले हाथी, तो फ्लैश कार्ड में बच्चा मिलाएगा कि हाँ ये होगा, तो कौन होगा? दृश्य देखेगा, लेकिन नहीं, देखने से पहले उसको सुनना है। उसमें बोला है क्या कि एक वाक्य बोलता है तो बच्चा मिला देता है, तो जब वाक्य बोल रहा है तो उसमें देखने से कोई मतलब नहीं है,
सुनेगा तब मिलाएगा। जैसे कि हम वाक्य एक बोलते हैं, ठीक है, आप आंख बंद कर लीजिए, क्या मिलान कर लीजिए? हम कहेंगे हाथी। आप कान बंद कर लीजिए, हम कहेंगे हाथी। समझ में आएगा? आंख से देखने से मिलान कर पाइएगा हाथी में? नहीं मिलान कर पाए। तो सबसे बेटर यहाँ पे श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है, बोल रहा है वो। चलिए, नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कई एक शब्द रेखांकित किया गया है। वह विकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ, तो वह भाषा के किस उपकौशल की ओर परीक्षा ले रही है? शब्द भंडार का देखिए क्या लिखा हुआ है, विलोम बताने के लिए कह रहे हैं। तो विलोम अगर बताते जाइएगा, कोई चीज का अगर विलोम बताते चलते हैं तो आपका जो शब्द भंडार है बढ़ते जाएगा, है ना। जीवन में सबसे ज्यादा आपका शब्द भंडार हो जाएगा आपके पास। अगला, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? जिसमें निर्देश दिया जाता है। तो निर्देश, सुनिएगा हमारी बात ध्यान से, पूछा गया था, एक व्यक्ति पूछा हमसे, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति क्या है? तो निर्देशित कब करेगा? जब हमारे सामने में रहेगा तब ना। यहाँ पे क्या है? समाज है। ये विद्यालय हो या आपका घर हो, दोनों समाज है। घर आपका पहले का समाज, विद्यालय आपका दूसरा समाज। तो आप यहाँ बैठे हैं तब ना आज हमने निर्देश दिए हैं कि ईवीएस का फोटोकॉपी कराना है। तो निर्देशित पठन तो समाज से, और समाज वाला बात किसने बोला? वाइगोस्की साहब बोले हैं। निकट रहिएगा तब ना, इसमें लिखा हुआ है वाइगोस्की की निकट विकास क्षेत्र। तो निकट में रहिएगा तभी निर्देश कोई देगा ना। घर पे बैठा रहेगा उसको हम क्या निर्देश देंगे? चलिए, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तुकबंदी का प्रश्न का उत्तर बताना है। कभी भी जीवन में पूछे इसको तो कुछ माइंड में याद कर लीजिएगा। तुकबंदी पूछेगा ध्वनात्मक, क्या होगा? ध्वनात्मक, ठीक है। तुकबंदी वाला प्रश्न पूछ रहा है तो पूछेगा तो ध्वनि निकलेगा ना, तुकबंदी वाला, तुक्का वाला। आपका उत्तर होगा ए। अगला, सुधा अपने विद्यार्थियों को समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। तो ऐसे अपने विद्यार्थियों में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? क्या बोला? आदर्श रूप प्रस्तुत करना है तो क्या बारीकी से पढ़िएगा, क्या ना, कि सस्वर की मौन, कौन सा? नहीं देखा, बोला है क्या कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। तो वे अपने कक्षा के लिए कौन सी युक्ति? ना ऊंचे स्वर में सस्वर पठन, खुद से। सस्वर माने खुद से, डी होगा इसका। बारीकी से पढ़ने की बात वाला हम क्वेश्चन का बता देते हैं आपसे। इसका हम ये पूछता है प्रश्न बारीकी वाला। तो नौकरी लेने के लिए, नौकरी के विज्ञापन आप बारीकी से पढ़िएगा कि ऊपरी आप पढ़िएगा? पूरा बारीकी से पढ़िएगा कि कैसा उम्र दिया है, क्या योग्यता है। तो नौकरी वाली बात कहे या विज्ञापन वाली बात कहे तो बारीकी जाएगा। यहाँ पे होगा प्रवाह में ऊंचे स्वर में। क्वेश्चन में देखिए ट्रिक बता देते हैं। 18 में लिखा हुआ है प्रवाह पठन। प्रवाह माने तेजी से पढ़ना, माने ऊंचे स्वर में। आया आंसर? चलिए अब 19 पढ़िए। विद्यार्थी नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी है? नई तो जिससे कि वह विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। यही ना है भाई, नया नया हो रहा है, शब्दावली सीख रहे हैं तो नया शब्द संपदा आप सीख रहे हैं। उत्तर यहीं पर चला गया। बी में कहिएगा तो याद रख करके गलत। सी में आपका नई भाषा अर्जित करना, ये नहीं होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। मान लीजिए हम आप ही के बारे में बोल रहे हैं, माने आप मिडिल स्कूल के आप बन गए, तो कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगा? ये 4 गो ऑप्शन है, चारों में अच्छा चुन के बताना है कि आपकी क्या भूमिका होगी। टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग। चलिए ए दिया है, हम ए मिलान कहते हैं। आप निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बी है कि आप सिखाने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को उसको सीखने का अवसर देंगे। ठीक है भाई, अवसर देंगे तभी सीखेगा। और सी है कि शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करेंगे। तो क्या विषय सामग्री प्रस्तुत कर देंगे तो पढ़ लेगा? नहीं, यही गलत है। विषय सामग्री
एक संसाधक के रूप में करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार मदद करेंगे। टीचर का क्या काम है? जब उसको मदद की आवश्यकता है तो आप मदद करेंगे। आपका उत्तर डी पड़ गया। आज का क्लास यही समाप्त हुआ।